डिजिटल आर्ट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसमें कौन से टूल्स लगेंगे और कौन से सॉफ्टवेयर्स की जरूरत है। इस वीडियो में मैं ये सब बताऊंगा, पर उसके पहले इंट्रोडक्शंस। हेलो, मेरा नाम है हर्ष, मैं हूँ एक डिजिटल आर्टिस्ट और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे ये मेरा पहला वीडियो है, पर आखिरी वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आगे भी कंटिन्यूसली वीडियोस डालता रहूँगा, तो अगर तुम्हें डिजिटल आर्ट में इंटरेस्ट है तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो तुम आर्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, ट्रेडिशनल आर्ट और डिजिटल आर्ट। ट्रेडिशनल आर्ट में तुम्हारे सारे नॉर्मल आर्ट आ जाते हैं जो लोग सदियों से करते आ रहे हैं। ट्रेडिशनल आर्ट में तुम्हारे टूल्स और तुम्हारे आर्ट वर्क सारे फिजिकल होते हैं, मतलब तुम इन्हें फिजिकली टच कर सकते हो। डिजिटल आर्ट में भी तुम्हारे पास पेंट्स, ब्रशेस और कैनवस होते हैं, लेकिन ये सारे डिजिटल फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम इन्हें टच नहीं कर सकते, और इन्हें एक्सेस करने के लिए तुम्हें चाहिए होगा एक कंप्यूटर। पर डिजिटल आर्ट करना ही क्यों है? अगर तुम्हारे पास ट्रेडिशनल आर्ट का ऑप्शन पहले से है तो तुम डिजिटल में क्यों जाओगे? पर तुम डिजिटल चुनो या फिर ट्रेडिशनल, ये तुम्हारा खुद का ऑप्शन है। दोनों के अपने अपने फायदे होते हैं, पर मैं तुम्हें वो दो रीजन देता हूँ जिनकी वजह से मैंने डिजिटल आर्ट को चुना। पहला रीज़न है कन्वीनियंस। ट्रेडिशनल आर्ट में तुम्हें बहुत सारे अलग अलग टूल्स खरीदने पड़ते हैं, जैसे अलग अलग ग्रेड्स के पेंसिल, पेंट्स, पेंट ब्रशेस और बहुत सारा पेपर। और 2 हफ्तों बाद तुम्हारा HB पेंसिल कहाँ है तुम्हें पता नहीं, तुम्हारा लाल वाला पेंट का ट्यूब कहाँ है तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी पतली वाली ब्रश कहाँ है तुम्हें पता नहीं। और अगर तुम पेंट यूज कर रहे हो तो वो तुम्हारे दीवार पे लग सकता है, तुम्हारे कपड़ों पे लग सकता है। पर डिजिटल आर्ट में ऐसा नहीं होता। डिजिटल आर्ट के लिए तुम्हें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एक स्क्रीन और एक पेन। और आजकल एक स्मार्टफोन तो सबके पास होता है, तुम्हें उसके साथ बस एक पेन खरीदने की जरूरत है। और दूसरा रीज़न है फ्रीडम। देखो, मुझे ट्रेडिशनल आर्ट बहुत पसंद है, लेकिन डिजिटल आर्ट में मुझे जैसे फ्रीडम मिलती है वैसे फ्रीडम मुझे ट्रेडिशनल आर्ट में नहीं मिलती। मैं डिजिटल आर्ट में जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता हूँ, बिना किसी चिंता किए कि मैं पेंट बर्बाद कर रहा हूँ, पेपर बर्बाद कर रहा हूँ। डिजिटल आर्ट में तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो तुम्हारी गलतियों को बड़ी आसानी से सुधारने में मदद करेंगे, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास एक फ्रीडम है एक्सपेरिमेंटेशंस करने की। डिजिटल आर्ट में तुम जितना चाहे उतना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कलर एक्सपेरिमेंट्स, वैल्यू एक्सपेरिमेंट्स, कंपोजिशन एक्सपेरिमेंट्स। ट्रेडिशनल आर्ट में तुम्हें काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, तो तुम्हारा प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाता है। पर डिजिटल आर्ट में क्योंकि तुम्हें गलतियां करने का डर नहीं है, तुम अपना आर्ट वर्क काफ़ी फास्ट बना सकते हो। और अगर तुम्हें अपना आर्ट इंप्रूव करना है तो क्वांटिटी क्वालिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा इंप्रूव करोगे। तो अगर ट्रेडिशनल आर्ट में तुम 5 घंटे देते हो किसी एक आर्ट वर्क पर, तो डिजिटल आर्ट में तुम उसी 5 घंटे में 5 आर्ट वर्क कंप्लीट कर सकते हो। और इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से मैंने डिजिटल आर्ट को चुना। चलो ठीक है, समझ गए डिजिटल आर्ट होता क्या है, पर उसके लिए टूल्स कौन से लगेंगे। सबसे पहले तो तुम्हें चाहिए एक कंप्यूटर। कंप्यूटर कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा मोबाइल फ़ोन, कोई टैबलेट, एक लैपटॉप या फिर एक डेस्कटॉप कंप्यूटर। ना, अगर तुमने एक मोबाइल फ़ोन चुना है तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि उसके साथ एक स्टाइलिश तो जरूर खरीद लेना। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम अपने उंगलियों से आर्ट बनाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी वही करता था, और सच बता रहा हूँ मेरे लिए वो एक्सपीरियंस तो बहुत ख़राब था। तो एक स्टाइलिश तो खरीद लो ना। अगर तुम्हारे पास एक PC या लैपटॉप है तो उस पर माउस से तो आर्ट बनाओगे नहीं, तो उसके लिए तुम्हें अलग से चाहिए एक ड्राइंग टैबलेट। अब ड्राइंग टैबलेट भी 2 किस्म के होते हैं, एक स्क्रीन वाले ड्राइंग टैबलेट और एक बिना स्क्रीन वाले ड्राइंग टैबलेट। स्क्रीन वाले टैबलेट के फ़ायदे ये हैं कि तुम डायरेक्टली स्क्रीन पे बना सकते हो, तो वो काफ़ी नेचुरल फील होता है। पर नुकसान ये है कि वो काफ़ी महंगे होते हैं। और बिना स्क्रीन वाले टैबलेट के फ़ायदे ये हैं कि वो काफ़ी सस्ते होते हैं। और डिसएडवांटेज ये है कि स्टार्टिंग में वो बिल्कुल भी नेचुरल फील नहीं होते, तो उनसे यूज टू होने में तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। तो तुम्हें कौन सा लेना चाहिए? पहले वो डिपेंड करता है कि तुम किस टाइप के आर्ट बनाते हो। अगर तुम्हारे आर्ट वर्क्स में लाइन आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम्हें अगर एक्यूरेट लाइन आर्ट चाहिए, तो मैं कहूँगा तुम एक स्क्रीन टैबलेट पे जाओ। और अगर लाइन आर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है और तुम्हें कलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूँगा तुम बिना स्क्रीन वाले टैबलेट के लिए जाओ और उसके साथ एक बढ़िया सा मॉनिटर खरीद लो। और अगर तुम्हें PC का झंझट नहीं चाहिए और तुम्हें मोबाइल फ़ोन पे आर्ट नहीं बनाना, तो तुम एक आईपैड भी खरीद सकते हो। और आईपैड खरीदते समय एक बात का ध्यान रखना कि जो एप्पल पेंसिल खरीदोगे उसके साथ उसमें प्रेशर सेंसिटिविटी होनी चाहिए। चलो ठीक है, तुमने कंप्यूटर ले लिया, कंप्यूटर चालू कर लिया, पर अब तुम आर्ट बनाओगे कहाँ? वेल, उसके लिए आते हैं ड्राइंग सॉफ्टवेयर्स। और वैसे तो बहुत सारे ड्राइंग सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं, पर मैं तुम्हें बेस्ट वंस बताता हूँ। अगर तुम मोबाइल डिवाइस पे बनाते हो और तुम्हें कुछ फ्री का चाहिए, तो तुम iWis पेंट यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास आईपैड है और तुम थोड़े पैसे खर्च कर सकते हो, तो प्रोक्रिएट से बेस्ट कुछ नहीं होगा। और अगर तुम्हारे पास एक PC है और उसके लिए तुम्हें कुछ फ्री चाहिए, तुम क्रिटा या मेडिबैंक पेंट यूज़ कर सकते हो। तुम्हारे पास पैसे हैं वन टाइम परचेज के लिए, तो तुम क्लिप स्टूडियो पेंट यूज़ कर सकते हो। और अगर तुम्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए और तुम सब्सक्रिप्शन के पैसे दे सकते हो, तुम फोटोशॉप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास फोटोशॉप के लिए पैसे नहीं हैं, तो तुम कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगा ही लोगे। चलो ठीक है, तुमने एक ड्राइंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया और उसे ओपन कर लिया, और इतने सारे ऑप्शन देख के तुम्हारा दिमाग हो गया खराब। पर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। पेंटिंग करने के लिए तुम्हें बस कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तुम ढूंढो तुम्हारे ब्रशेस कहाँ हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। इसी से तुम अपने ड्राइंग्स बनाओगे, अपने पेंटिंग्स करोगे। फिर दूसरा तुम ढूंढो तुम्हारा इरेजर टूल कहाँ है, इरेजिंग करने के लिए। और तीसरा तुम्हें ढूंढना है तुम्हारा ब्लेंडिंग टूल, कलर्स ब्लेंड करने के लिए। और चौथा तुम्हें ढूंढना है तुम्हारा लेयर्स टैब। और इतना तुमने कर लिया
तुम आर्ट बनाने के लिए तैयार हो। ओके, सो तुम्हारे सामने एक क्यूब का ड्राइंग है और इस ड्राइंग को पेंट करने के लिए मैं एक ब्रश सेलेक्ट करूँगा और एक कलर सेलेक्ट करूँगा और फिर इसे पेंट करूँगा ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस प्रोसेस को और फास्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए मैं सिलेक्शन टूल या लैसो टूल का यूज़ करूँगा और अपने पूरे ड्राइंग को सिलेक्ट कर लूँगा। हाँ, सिलेक्शन टूल से क्या होता है कि अगर तुम एरिया को सिलेक्ट करोगे तो तुम्हारे जो कलर्स हैं उस एरिया के बाहर नहीं जाएंगे, तो तुम्हारे लिए कलर करना आसान हो जाता है। हाँ, अगर मुझे इसमें लाइट्स और शैडोज़ क्रिएट करने हैं तो मैं सेम प्रोसेस यूज़ कर सकता हूँ, पर मैं एक तुम्हें दूसरा टिप देता हूँ। जो मेरा मेन कलर लेयर है उसके ऊपर मैं एक और लेयर क्रिएट करूँगा और उस लेयर को मैं एक क्लिपिंग मास्क में कन्वर्ट कर दूँगा। इससे क्या होगा कि अगर अब मैं इस लेयर पे पेंट करूँगा तो मेरा पेंट जो नीचे वाला पेंट लेयर है उसके बाहर नहीं जाएगा। और इसे तुम अपने पेंटिंग्स में कैसे यूज़ करोगे? चलो मैं तुम्हें एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। ओके, सो पेंटिंग की शुरुआत होती है एक स्केच से और स्केच फेज़ मैं बोलूँगा एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है। तो यहाँ पे तुम अपने प्रोपोर्शंस का ध्यान दो। अगर प्रोपोर्शंस गलत हैं तो यहीं पे सुधार लो, क्योंकि एक बार तुमने पेंटिंग स्टार्ट कर दी तो फिर प्रोपोर्शंस को सही करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो स्केच फेज़ में अपना अच्छे से टाइम लो और प्रोपोर्शंस सही रखो। अब स्केच के बाद आता है बैकग्राउंड। ना मैंने स्केच को टॉप पे रखा है और उसके नीचे मैं बैकग्राउंड पेंट कर रहा हूँ। हाँ, मैं रिकमेंड करूँगा कि वाइट कैनवस पे पेंट मत करो, क्योंकि उससे तुम अपने वैल्यूज़ और कलर्स को अच्छे से जज नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम एक पेंटिंग क्रिएट कर रहे हो तो सबसे पहले अपने बैकग्राउंड को टैकल करो। बैकग्राउंड के ऊपर एक और लेयर क्रिएट करूँगा और फिर सिलेक्शन टूल का यूज़ करके अपने पूरे स्केच को सिलेक्ट कर लूँगा और फिर उसे एक मिड वैल्यू कलर से फिल कर दूँगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे कि उसके कपड़े, उसके कैप और उसके बाल, मैं इन सब को पेंट करूँगा और मैं इस पे ध्यान रखूँगा कि सारे एलिमेंट्स अपने अलग-अलग लेयर्स पे हों। क्यों? क्योंकि जब अलग-अलग एलिमेंट्स अपने अलग-अलग लेयर्स पे रहते हैं, तो इन सबको पेंट करना काफ़ी कन्वीनिएंट होता है। और उसके बाद मैं स्किन वाले लेयर के ऊपर एक और लेयर क्रिएट करूँगा और उसे एक क्लिपिंग मास्क में कन्वर्ट कर दूँगा और फिर मैं स्किन पे शैडोज़ क्रिएट करना स्टार्ट कर दूँगा और इसी तरह उसके कपड़े और उसके कैप पे भी शैडोज़ क्रिएट करूँगा और फिर सेम प्रोसेस का यूज़ करके मैं उसके बालों पे शैडोज़ क्रिएट करूँगा। अब मेरी पेंटिंग करने का यही एक सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। और जब भी मुझे एक नया लाइटिंग या नया शैडोज़ क्रिएट करना होता है, तो मैं पहले उसके लिए एक नया लेयर क्रिएट करता हूँ और फिर उसके ऊपर मैं शैडो या लाइटिंग को क्रिएट करता हूँ। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मुझे उस लाइट या शैडो को एडिट करना है या फिर इरेज़ करना है, तो मैं सीधा उस लेयर पे जा सकता हूँ, उस लाइट और शैडो कलर को एडिट कर सकता हूँ। और बेसिकली यही है मेरा ड्राइंग प्रोसेस। नए लेयर्स क्रिएट करते रहना है, नए वैल्यूज़ और कलर्स ऐड करते रहना है, उसके ऊपर और जितना डिटेलिंग हो सके उतना डिटेलिंग ऐड करते रहना है और फिर एंड में तुम्हारी पेंटिंग तैयार है। यही है तुम्हारा डिजिटल आर्ट बनाने का प्रोसेस। अब ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा भी प्रोसेस एग्ज़ैक्टली सेम मेरी तरह हो, पर डिजिटल आर्ट का बेसिक्स यही है। और बस, अब तुम तैयार हो डिजिटल आर्ट बनाने के लिए। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं तुम्हें मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में।